दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, कल की कक्षा में हम लोग अव्यय पढ़ रहे थे। अव्यय जो बाकी का उसका भेद बचा था उसको मैंने कल पूर्ण कराया और एक एक पॉइंट को विस्तृत तरीके से बताया। अब आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे वाक्य क्या होता है और इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो यहाँ परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे कि अपनी बात को विचारों या दूसरे तक पहुँचाने के लिए अपनी बात को विचारों या दूसरे तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे क्रमबद्ध, सार्थक, व्यवस्थित शब्द समूह की आवश्यकता होती है, जिसे वाक्य कहते हैं। परिभाषा में देखेंगे कि कह रहा है अपनी बात को विचारों या दूसरे तक पहुंचाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी बातों को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्रमबद्ध मतलब होता है क्रम से, और सार्थक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिंदी व्याकरण में सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक का जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो उपयोगी हो, सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह की आवश्यकता होती है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण में लिखा है मेरा नाम मोहन है, लिखा है मेरा नाम मोहन है। तो ये क्या है कि यह एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सार्थक शब्द समूह है। इसका सार्थक अर्थ भी निकल रहा है कि मेरा नाम मोहन है, और ये देखिए क्रमबद्ध रूप में भी है। हम ऐसे अगर कह दें कि नाम है मेरा मोहन, तो ये एक वाक्य तो हो जाएगा, लेकिन इसका कोई सार्थक मतलब नहीं है। ना ये क्रमबद्ध है, ना व्यवस्थित है, ना सार्थक है। ये जो है मेरा नाम मोहन है, यह क्रमबद्ध भी है, व्यवस्थित भी है और सार्थक भी है। इसी को हम ऐसे अगर पढ़ें तो ऐसे पढ़ दें कि नाम है मेरा मोहन, तो यह वाक्य तो हो जाएगा, लेकिन यह ना व्यवस्थित है, ना क्रमबद्ध है, ना सार्थक है। तो जब इस प्रकार के ऐसे वाक्य मिलें तो वो वाक्य कहलाता है, जैसे मेरा नाम मोहन है, वह उसका घर है, वह खाना खा रहा है। यदि हम ऐसे करें कि खा रहा है वह खाना, तो ये बताइए कि यह सार्थक है, न व्यवस्थित है, न क्रमबद्ध है। वाक्य तो हो जाएगा, लेकिन जो इसमें कह रहा है कि अपनी बात को विचारों या दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये क्रमबद्ध, सार्थक, व्यवस्थित शब्द समूह की आवश्यकता होती है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। अब आगे आता है वाक्य के अंग। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब ये जो है उद्देश्य और विधेय, इसको हम क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य के बारे में क्या कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। उद्देश्य के बारे में कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं, कर्ता। इसको उद्देश्य या कर्ता, ये दोनों उद्देश्य भी कह सकते हैं और कर्ता भी कह सकते हैं। तो इसमें वही कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अनुराग खेलता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अनुराग खेलता है, तो इसमें दिया है परिभाषा में कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ अनुराग के बारे में कहा जा रहा है कि वह खेलता है। तो अनुराग क्या हो जाएगा? कर्ता या उद्देश्य। अनुराग कर्ता या उद्देश्य हो जाएगा। जैसे यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि श्याम पढ़ता है। तो यहाँ जो श्याम है यह सब्जेक्ट है, कर्ता है, उद्देश्य है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य है। तो यहाँ श्याम के बारे में कहा जा रहा है कि श्याम पढ़ता है।
ये तो हो गया आपका उद्देश्य। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया आपका उद्देश्य। अब हम समझेंगे कि विधेय। विधेय हम किसको कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में, यहाँ पे कह रहा है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे दिया है कि पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो पिताजी ऑफिस जाने का काम पिताजी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? यह कर्ता या उद्देश्य हो गया। ऊपर मैंने बताया है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य या कर्ता होता है, या उसे सब्जेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे दिया है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, तो यहाँ ऑफिस जाने का काम पिताजी कर रहे हैं, तो इसलिए यह कर्ता हो गए। और ऑफिस जाते हैं, यह क्या हो गया? यह विधेय हो गया। यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने का काम पिताजी कर रहे हैं, इसलिए वह कर्ता या उद्देश्य हो गए। और ऑफिस जाते हैं, तो यह विधेय हो गया। अब हम देखेंगे कि वाक्य के प्रकार। ये सब जानने के लिए आप लोगों को उद्देश्य और विधेय जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप उद्देश्य और विधेय को जान गए तो इन सब चीज़ों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। वाक्य के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब बारी बारी करके हम एक एक को समझेंगे। पहला है सरल वाक्य। इसमें कह रहा है कि जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हों। यहाँ पे ध्यान देंगे उद्देश्य पे। कह रहा है जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक क्या हों? उद्देश्य हों, परंतु विधेय एक ही होता है। परंतु विधेय एक हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य एक या एक से अधिक हो लेकिन विधेय एक ही हो, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। वहाँ पे सरल वाक्य होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि सुमन अपने बहन के साथ चली गई। सुमन अपने बहन के साथ चली गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सुमन और एक उसकी बहन, यहाँ पे 2 उद्देश्य हैं। उद्देश्य या इसको हम कर्ता भी कह सकते हैं। उद्देश्य या कर्ता के साथ चली गई, यहाँ पे विधेय एक ही है। कह रहा है सुमन अपने बहन के साथ चली गई। ठीक परिभाषा में भी वही कह रहा है कि जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय एक ही होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सुमन अपने बहन के साथ चली गई। राम और श्याम दिल्ली जाएंगे। इसे भी यहाँ पे भी देखिए, राम और श्याम, यहाँ पे 2 विधेय हैं। जाएंगे, यहाँ पे 2 उद्देश्य हैं। राम और श्याम ये दोनों कर्ता हैं और उद्देश्य हैं। दिल्ली जाएंगे, यहाँ पे विधेय एक ही है कि दिल्ली जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि सुमन अपने बहन के साथ चली गई। तो सुमन और उसकी बहन, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, 2 उद्देश्य, 2 कर्ता के साथ चली गई और विधेय एक ही है। वही है सरल वाक्य कि जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो? 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो और विधेय एक ही होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। अब अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। मैंने पिछली कक्षा में भी ऐसे बहुत सारे शब्द आए। संयुक्त बहुत बार बताया कि संयुक्त का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ। परिभाषा देखेंगे कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और किंतु, परंतु, या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कह रहा है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य,
मैंने बताया है कि संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। वही यहाँ भी कह रहा है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, यहाँ पे दे रहा सरल वाक्य और ऐसे शब्द किंतु, परंतु, या, ऐसे शब्द आए किंतु, परंतु, या, लेकिन, वो समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। कल मैं समुच्चय बोधक आप लोगों को बताया कि समुच्चय बोधक क्या होता है। उसमें भी यही सब था, किंतु, परंतु, लेकिन, या। इसमें भी यही है कि यदि इनमें से कोई शब्द यहाँ वाक्य में जुड़े होते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। का उदाहरण है, मैं 7वीं कक्षा में और रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मैं 7वीं कक्षा में, यहाँ पे आपका एक वाक्य हो रहा है, और रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ यह दूसरा वाक्य हो रहा है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, तो यहाँ देखिए एक वाक्य यहाँ है और एक वाक्य यहाँ है, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और मैंने बताया है कि और, किंतु, परंतु, या आदि समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। यह दोनों वाक्य इस समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़ा हुआ है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जब ऐसे शब्द हो जाएं, मैं 7वीं कक्षा में और रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता है, मैं दिल्ली गया था परंतु मेरा मित्र मुझसे नहीं मिला। यहाँ भी देखिए दो वाक्य हो रहा है, बीच में परंतु भी आ रहा है। मैं दिल्ली गया था, यहाँ पे एक वाक्य हो गया, परंतु मेरा मित्र मुझसे नहीं मिला, यहाँ दूसरा वाक्य हो रहा है। और परंतु समुच्चय बोधक के द्वारा वह दोनों वाक्य जुड़ा होता है। तो जहाँ पे एक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य और समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब अगला आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, इसको ध्यान देंगे, एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों। आश्रित का मतलब होता है कि उस पर निर्भर हों। कह रहा है कि जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों, उस पर निर्भर हों, उसे हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यहाँ पे दिया है जैसे बारिश होती तो फसल अच्छी होती, बारिश होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे भी देखिए कि दो वाक्य हैं। तो बारिश होती पर यह निर्भर है, फसल अच्छी होती। यदि बारिश नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं होती। तो यह इस पे आश्रित है कि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। कहने का मतलब ये है कि यदि बारिश ना हो तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, तो यह आपका बारिश होती, यह मुख्य और प्रधान वाक्य है और इस पे यह उपवाक्य आश्रित है। यह बारिश होती तो फसल अच्छी होती। यदि मैं गया होता तो मेरा मित्र मुझसे मिला होता। हम ऐसे कहेंगे कि यदि मैं गया होता तो मेरा मित्र मुझसे मिला होता। तो मैं जब गया होता तो मेरा मित्र मुझसे मिला होता, जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो मेरा मित्र मुझसे नहीं मिलेगा। तो जब इस प्रकार के वाक्य हों कि जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों, उसे हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी आज की कक्षा वाक्य विचार, जिसको मैंने बताया वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार। और इसे आप वीडियो को एक बार देखेंगे अच्छे से। जहाँ कुछ न समझ में आए हमें कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।